केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag और कॉपर Cu। अधातु के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अगला है भौतिक गुणधर्म धातु के और अधातु के। धातु की धात्विक चमक को लेकर धातु की सतह चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। एक अपवाद है आयोडीन जो कि अधातु होते हुए भी चमकीला है। अगला है कठोरता गुणधर्म। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातु ये कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला है रूप के आधार पर। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी यानी पारा को छोड़कर सब ठोस होती है लेकिन पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातुएं ठोस या गैस के रूप में पाई जाती हैं केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो कि तरल रूप में होती है। अगला आघातवर्ध्यता का गुण। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और जबकि अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती। अगला तन्यता का गुण। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। विद्युत व ऊष्मा के चालक के रूप में तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती हैं और सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सीसा एवं मरकरी ऐसे धातु हैं जो कि कुचालक हैं और जबकि अधातु में ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि सुचालक है। घनत्व के आधार पर धातु सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक का होता है जैसे कि, लेकिन एक अपवाद है सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक दोनों ही बहुत कम होता है जबकि ये धातु हैं और अधातुओं का घनत्व व गलनांक बहुत कम होता है। अगला है ध्वनिक। तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अगला है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्वनि के आधार पर धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं लेकिन अधातुएं नहीं करती। ऑक्साइड। तो अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जैसे कि सल्फर ऑक्साइड। अगला धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती है जैसे कि धातु जोड़ ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए 2Cu जोड़ O2 यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बना कॉपर ऑक्साइड जो कि काला होता है। अगला है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बना एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं जिसे रोकने के लिए ही इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लोहा यानी आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। अगला वह है धर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बना रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना रहा है। अगला है जल के साथ धातुओं का अभिक्रिया। तो जब धातुएं जल से विक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। जब धातु ऑक्साइड जल से विक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। अगला है धातु। जब धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है जैसे कि कौन सी धातु अलग अलग
के साथ सभी धातु अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि कुछ धातु हैं जो कि ठंडे जल के साथ क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कुछ धातु हैं जो कि गर्म जल के साथ क्रियाशील होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। और कुछ धातु हैं जो कि भाप के साथ क्रियाशील होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा और जिंक। कुछ धातु हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, जैसे कि सीसा, कॉपर, सोना और चांदी। कुछ धातु हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम और जल के अभिक्रिया से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और उष्मा। कैल्शियम और जल के अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। मैग्नीशियम और जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2। एल्युमिनियम और जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और H2। लोहा और जल, फेरिक ऑक्साइड और H2। अगला धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उदाहरण के लिए लोहा अम्ल से HCl से अभिक्रिया कर फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। मैग्नीशियम अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बना रहा है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ पे कॉपर, चांदी और पारा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया धातु क जो लवण विलयन ख बनाता है, लवण विलयन का, और धातु ख, इसका मतलब है अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और सीसा। ये चार जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, और एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और सीसा ये घटती अभिक्रियाशीलता को दर्शाते हैं। अगला है हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सोना, ये सब जो बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के साथ धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl का निर्माण। सोडियम जिसका कि बारीक कोष में एक होता है, ये अपना एक आयन दे देता है और सोडियम धन आयन बन जाता है। क्लोरीन जो कि ऋण आयन एक ले लेता है और क्लोरीन ऋण आयन बनाता है, और इसी से बनता है सोडियम क्लोराइड। अगला ये आयनिक यौगिक क्या है, तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्तर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म तो भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगला धातुओं की प्राप्ति जिसे धात्विकी कहा जाता है। खनिज, तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म, जैसे कि जो उच्च अभिक्रियाशीलता होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है, इन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो मध्य अभिक्रियाशील होती हैं, ये सल्फाइड या ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में होती है, और इन्हें कार्बन द्वारा अपचयन करके धातु शोधन किया जा सकता है। अगला है सबसे कम अभिक्रियाशील, सोना और चांदी, यह स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण यानी कि अयस्क से धातु प्राप्त करना, इसका चरण 1 है अयस्कों का समृद्धिकरण, 2 है धातुओं का निष्कर्षण, 3 है धातुओं का परिष्करण।
अगला है अयस्क। तो अयस्क का सांद्रण जब उच्च विक्रियशील धातुएं होंगी तो गलित धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त होता है। जब मध्यम विक्रियशील धातु होंगे तो ये दो रूपों में होते हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में और कार्बोनेट अयस्क के रूप में। सल्फाइड अयस्क जैसे कि HgS और ZnS। अगला है कार्बोनेट अयस्क, जिंक कार्बोनेट और निम्न विक्रियशील धातु सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं और इन्हें भी उसी के द्वारा निकाला जाता है। सल्फाइड को गर्म करना वायु की उपस्थिति में भर्जन कहलाता है और जबकि कार्बोनेट को निस्तापन कहा जाता है। और चूंकि निम्न विक्रियशील धातु में भी सल्फर ही है इसलिए इसे भी भर्जन के द्वारा धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अपचयन करके धातु का शोधन किया जाता है। अयस्क से धातु निष्कर्षण के प्रयुक्त चरण। तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं जैसे कि गैंग, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक सल्फेट ऑक्सीजन ताप में अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और HgS यानी सिनाबार और ऑक्सीजन ताप से के उपस्थिति में अभिक्रिया कर HgO यानी कि और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अगला निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट ताप की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विखंडित हो जाता है। अगला अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग कर धातु प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन से बनता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है, जिसमें कि एनोड पर अगर लिया जाए तो अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा तो विलयन के रूप में होता है कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं जिसे कि एनोड पंख कहा जाता है। अगला है संक्षारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। जैसे कि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे कि जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर। यसद लेपन क्या है तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। अगला मिश्र धातु। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात जो कि लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। पीतल जो कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर लेड और तीन का मिश्र धातु है। अमलगम मरकरी जिसके पारद भी कहा जाता है। इसके साथ अगर कोई अन्य तत्व मिला दिया जाए तब ये अमलगम मिश्र धातु बन जाता है।